जी नमस्कार, मैं अजय वर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज नशा। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मनोज प्रसाद जी जुड़े हुए हैं, जिनके साथ आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पे डिस्कस करना चाहेंगे। और वो है हमारे देश में। उसके पहले एक बात आपके साथ मैं साझा कर लूं कि हमारे देश में छोटे छोटे मुद्दों पे, कभी सर्वे को लेकर, जैसे कि संभल में हुआ, अजमेर की बात आ गई, इवन मैं अयोध्या की बात कर लूं, या छोटे छोटे ऐसे भी बहुत सारे इश्यूज हैं जिस पे कि कम्युनिटी का तकरार होता रहता है। पीपल एक्सप्रेस देयर व्यू पॉइंट्स अगेंस्ट ईच अदर। दैट्स वेरी आइडियल इन अ सेक्युलर कंट्री। बट बट जहां मुद्दा ऐसा आता है, जैसे कि हमारे बगल में उस आपकी आवाज शायद बिप बिप कुछ आ रहा है। समथिंग इज बीपिंग अलर्ट। तो कहीं बांग्लादेश से ना आ रहा हो सर। तो मैं ये कह रहा था कि बांग्लादेश में, हमारे बगल में, जिसको हमने 1971 में बनवाया, उनकी जरूरत के हिसाब से, उनकी उनके डेमोग्राफिक कंडीशंस को देखते हुए, उनके एट्रोसिटीज को देखते हुए पाकिस्तान से हमने अलग करवाया और एक बांग्लादेश नाम का राज्य, एक कंट्री बना। बट आज की तारीख में वहां क्या हो रहा है? वहां पर जो फंडामेंटलिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो कभी सीरिया में थे, कभी अफगानिस्तान में थे, कभी इराक में थे, कभी पाकिस्तान में थे, चाइनीज सुनने में आया है, मे बी रॉन्ग, चाइनीज बैकिंग्स के कारण, क्योंकि चाइना का इंटरेस्ट है, वहां फाइनेंशियल इंटरेस्ट है चाइना का, पाकिस्तान का फंडामेंटलिस्ट इंटरेस्ट है। तो इन दोनों कॉम्बो को लेकर वहां पर जो मुल्ला, मौलवी, या यूं कहिए जो प्रीस्ट्स हैं, उन्होंने ये कह दिया कि इस्कॉन को यहां काम करने नहीं देंगे। हिंदू मंदिरों को बचाने का हमारा ठेका नहीं हमने ले रखा है, हिंदू मंदिरों को डिस्ट्रॉय करने का ठेका ले रखा है। ये नैरेटिव्स, कोट अनकोट, ये नैरेटिव्स थे जिसके अगेंस्ट में, रिएक्शन में इंडिया में भी कुछ इस तरह की बातें हुई, जिसपे विपक्ष बिफर गया, चिल्लाने लगा, आंदोलित मोड में आ गया, संसद में हंगामा। बंगाल में दो पार्टियों की लड़ाई, टीएमसी और बीजेपी की लड़ाई। मैं पूछता हूं मनोज जी आपसे, आज की तारीख में एक प्रदेश में, एक कंट्री में इस तरह की चीजें होती हैं, वारदात होता है, जहां से ये प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट्स और नैरेटिव्स आती हैं हमारे देश को बर्बाद करने के लिए। क्या यूएस, क्या चाइना, क्या पाकिस्तान आर प्लानिंग टू create a Syria, Afghanistan or Iraq close to our borders? And what should India do? मेरा बहुत क्लियर आपसे सवाल है मनोज जी। आपका सवाल बहुत करंट टॉपिक पे है और बहुत ही बुलंद इशू पर चल रहा है। जवाब देने की मैं कोशिश करूंगा। सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि आज एक बड़ा दिन है, जब से बांग्लादेश में क्राइसिस शुरू हुआ और शेख हसीना को वहां से फ्लाई करके इंडिया में आना पड़ा और उनका पूरा रिजीम यूसर्व कर लिया गया एंड ऑलमोस्ट जो उनका जो पार्टी था धरातल में चला गया और चली आई यहाँ पे। उस दिन के बाद से, दैट इज ऑलमोस्ट अगस्त के बाद से, आप पाएंगे कि आज वो दिन है जब भारत, इंडिया का फॉरेन सेक्रेटरी आज ढाका गए हुए हैं और विक्रम मिस्री जो हैं वो ढाका में जब लैंड किए तो वहां पर उनको स्वागत किया गया बहुत फॉर्मली, और उसके बाद एक दो मीटिंग हुआ। ये बहुत ही महत्वपूर्ण मीटिंग है। विगत
5 महीने के दरमियान में जो भी बांग्लादेश पे हुआ, उसके बारे में जो मीडिया में खबर जो आई, वो काफी फ्रॉम डिप्लोमेटिक एंगल, भारत के इंटरेस्ट के सिक्योरिटी एंगल से अगर आप देखें तो ये बड़ा सीरियस मुद्दा रहा है। और एक पक्ष तो ये था कि बेसिकली हम लोग हिंदू मुसलमान ये सब करते रहते हैं, लेकिन सच्चाई के बीच में जाने की हम लोग थोड़ा कोशिश करें तो अच्छा होगा। मैं जहां तक सोच पाता हूँ, देखता हूँ, तो मुझे लगता है कि शेख हसीना कि जिसके पार्टी थी, उनके पिताजी जो थे, वो बांग्लादेश बनाने के पीछे में तो उनका बहुत बड़ा दायित्व था, उनका रोल था। और आपको हमको सबको मालूम है कि उनका भी असैसिनेशन 1975 में हुआ। असैसिनेशन के पीछे में कारण भी ये था कि आप देखिए 5 साल 71 से लेकर 75 तक जब वो जीवित थे मुजीबर रहमान साहब, तो उस समय बेसिकली स्थिति ये थी कि वो इंडियन आर्मी ने, इंडियन फोर्सेस ने, इंडियन गवर्नमेंट ने वहां जाकर के वहां के जो लोकल जो फोर्सेस थे पाकिस्तानी फोर्सेस के खिलाफ में कितने लाखों बांग्लादेशी लोगों को उन लोगों ने मारा था। और उसके बाद इंडियन फोर्सेस मिल करके एक बांग्लादेश का उत्पत्ति हुआ। आपने सही कहा कि बांग्लादेश उत्पत्ति के पीछे में भारत का बहुत बड़ा हाथ था, ये सही है। लेकिन 5 साल के दरमियान में जब उनका असैसिनेशन हुआ, उसी के बीच में आप पाइएगा कि बांग्लादेश में उनके खिलाफ में क्यों इतना बड़ा ये हुआ। तो देखिए कि जो बैकवर्ड स्टेट्स हैं, बैकवर्ड कंट्रीज है पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में, तो उसमें इकोनॉमी एक चीज होती है, सोसाइटी अलग होती है, पॉलिटिक्स अलग होता है, एंड खास करके जब डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन होता है तो वोट बैंक बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब आप पाइएगा कि अंडर डेवलप्ड सोसाइटी में धर्म एक बहुत बड़ा मुद्दा होता है। आप देखिए कि अगर आप विकसित हो जाते हैं, डेवलप कर जाते हैं, जैसे सऊदी अरेबिया चले जाइए, या फिर आप और भी इधर कंट्रीज में चले जाइए, इवन इजिप्ट में चले जाइए, फॉर एग्जाम्पल अदर कंट्रीज में चले जाइए, जो डेवलप्ड कंट्रीज है, जो जहां पर पैसे की कमी नहीं है, लोग विकसित हैं, वहां पर धर्म आधारित लोग बटे हुए नहीं है। वहां धर्म के आधार पर राइट नहीं होता है, वहां पर धर्म से लोग टूटे फूटे नहीं है। ये अधिकतर वही होता है जहां गरीबी होती है, वहां बड़ा आसानी से लोग धर्म के को यूज करके लोग वहां के लोग मोबिलाइज करते हैं। अब आप देखिए कि बांग्लादेश में भी यही हुआ। जब बांग्लादेश एक स्वतंत्र देश बना और बनने के बाद इनका जो असैसिनेशन हुआ, उसके पीछे में क्या कारण था? वही धर्म। अब देखिए 2 फोर्सेस वहां काम कर रहे थे। एक फोर्सेस था जो उसको विकसित करने की कोशिश कर रहा था, और इंडिया उसमें बहुत बड़ा रोल अदा करने की कोशिश कर रहा था और किया भी। लेकिन जो इंडिया की हॉस्टाइल फोर्सेस है, पाकिस्तान, तो वो तो पाकिस्तान के इंटरेस्ट के खिलाफ था कि बांग्लादेश डिवाइड हुआ। और पाकिस्तान का इंटरेस्ट, पाकिस्तान तो एक ऐसा छोटा सा देश है जो आज इतनी गरीबी सी स्थिति से झेल रहा है, और वहां भी भयंकर स्थिति है टेररिस्ट का। आप जानते हैं अच्छी तरह से कि वहां के इंस्टीट्यूशंस कितने वीक हो चुके हैं। वैसे वीक स्थिति में चाइना का बहुत बड़ा रोल है वहां। इट इज बेसिकली बीइंग इट इज चाइना एंड वर्ल्ड बैंक और एडीबी अगर हटा दीजिए तो चाइना अपने इकोनॉमी को कंट्रोल नहीं कर पाएगा। उसी तरह से बांग्लादेश में शेख हसीना ने बहुत कोशिश किया कि इसको आगे बढ़ाएं इकोनॉमिकली, और उसके रिजीम में 8-10 साल के रिजीम में काफी प्रोग्रेस भी हुआ। हम सब जानते हैं अच्छी तरह से कि जीडीपी रेट बढ़ा, वहां इन्वेस्टमेंट भी हुआ और आगे बढ़ने की कगार पे था। इसी बीच आप देखिए कि 5 जुलाई इसी 2024 को शेख हसीना बीजिंग गई, चाइना गई। चाइना जाने के पहले में अखबारों में छपा, और उन्होंने जो ट्विटर जो बोलते हैं आज के दिन में एक्स बोलते हैं, उसमें जब वो चाइना गई, बीजिंग गई, तो वो उनका ये डिमांड था
कि उनको करीब 100 सम बिलियन डॉलर्स का फाइनेंशियल असिस्टेंस चाइना से मिलने के लिए वो रिक्वेस्ट की थी। लेकिन जब वो बीजिंग गई तो उनका उनका जो ट्रिप था वो एक दिन पहले ही समाप्त करके वहां से लौट आई। आपको याद होगा, ये मीडिया में छपा भी था और उन्होंने एक्स पे भी लिखा भी था। तो आने के पहले आप देखिए, एक दिन पहले शेख हसीना बीजिंग से लौट आई। वहां पर अपने एक्स हैंडल में उन्होंने ये भी नहीं, बीजिंग से जी जिनपिंग से उनसे मुलाकात हुई, लेकिन वो टाइम बड़ा शॉर्ट था। उसके साथ साथ चाइना के फॉरेन मिनिस्टर भी उनसे मुलाकात नहीं किए। साथ साथ कोई ऐसा निष्कर्ष सामने नहीं आया कि ये जो होप लेके गई थी चाइना का वो फुलफिल हुआ। कारण क्या था, दैट मीडिया में नहीं आया और हम लोग को लगता है कि उसमें बोलने से थोड़ा हिचकना चाहिए। लेकिन इतना तो पक्का है। हेलो, यस, सुनाई पड़ रहा है? हेलो, एक चीज जो क्लैरिटी के साथ आ रहा था, जो मैंने भी अपने शो में कहा था, कि जब ये गई थी चाइना, बीजिंग गई थी, इनके साथ जो हुआ एक दिन पहले इनका कैंसिल हुआ, नोबडी केम आउट, उसी समय ये क्लियर हो चुका था कि चाइना हैड एन अन विच वॉज नॉट क्लियर्ड, लोगों को नहीं पता था, मीडिया में पता नहीं था, पाकिस्तान इंटरेस्ट वॉज देयर एंड चाइना वॉन्टेड टू गेट इनटू बांग्लादेश। उसके बाद देखिए ना, कितने दिनों के बाद फिर ये सारा जो इंसिडेंट हुआ, मोहम्मद यूनुस कमिंग इन, इवन मोहम्मद यूनुस का जो नोबेल लॉरिएट था, he became a Nobel laureate, he got the Nobel Prize, who a person of his stature, who is today seen as a person who is against a community, do you think he is a Nobel laureate? मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर इतिहास पढ़िए, मेरे ख्याल से इंटरनेट पर सब अवेलेबल है। प्रोफेसर यूनुस जो है, इनको बढ़ाने के पीछे में कौन था? इनके बढ़ाने के पीछे में अंडरकोट में बोलता हूं डीप स्टेट था। क्या था कि उन्होंने कोऑपरेटिव बैंक के माध्यम से बैंक्स खुलवाया, जो बैकवर्ड एरियाज है वहां पर लोन दिलवाना शुरू किया इनके माध्यम से। ये फंडिंग कौन कर रहा था? ये जो कोऑपरेटिव बैंक्स था, प्रोफेसर यूनुस के द्वारा बनाया गया, जिसके बाद इनको एक पुरस्कार दिया गया, बोलते हैं कि नोबेल लॉरेट। ये बनाने के पीछे में, कोऑपरेटिव बैंक बनाने के पीछे में अमेरिका कहां था? ये शुरुआत हुआ 2007 से। अब 2007 से जब शुरुआत हुआ, इनको बढ़ाया गया, फंडिंग किया यूएसए ने। और आप देखिए ये डीप स्टेट का गेम क्यों, देखिए ये सब जितना सारा गेम हो रहा है ना, धर्म को आधार बना के, जो आईएस है वो, मुजाहिदीन है सो, उसके बाद अलकायदा है वो, इस सब के पीछे में गेम ऐसा है, पैसे का गेम है और कुछ नहीं है। अब देखिए कि इंडिया बांग्लादेश का अलायंस बड़ा अच्छा चल रहा था। पावर सेक्टर में, इरिगेशन के क्षेत्र में आप जानते हैं अच्छी तरह से डील हो चुकी थी, जो कि अभी भी उसके बातचीत करने के लिए विक्रम मिस्त्री वहां पर बैठे हुए हैं कि वाटर का जो तिस्ता डैम का जो एग्रीमेंट हुआ था बांग्लादेश से, उसका बात चल रहा था। एनर्जी के बारे में आप जानते हैं अच्छी तरह से कि कितना एनर्जी यहाँ से सप्लाई होता है। तो ये सारा जितना बड़ा इकोनॉमिक डील्स इंडिया ने वहां के इंस्टीट्यूशंस बढ़ा करके आगे बढ़ाया, जिससे कि खाली इंडिया का ही गेम नहीं है, इसमें नेबरिंग कंट्रीज के भी बहुत बड़ा गेम था। और बांग्लादेश का कॉटन इंडस्ट्री बहुत फ्लरिश कर रहा था, उसको आप देखे होंगे कि काफी आगे बढ़ करके एक्सपोर्ट भी करने लगा था इनके। तो ऐसे स्थिति में जो एंटी इंडिया फोर्सेस है और जो एंटी शेख हसीना फोर्सेस है, जो कि वहां बोलते हैं क्या बोलते हैं, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, बीपीएफ बोलते हैं ना, जो उनकी है, जो दैट लेडी नाउ, तो उनको शुरू से ही इनको अपोज करती थी। और उनका जैसे कि इंडिया में होता है ना कि कांग्रेस पार्टी आज के दिन में आप देखिए कि एक ऐसे पार्टी बन गई है कि उनका बेसिकली मकसद है कि मोदी को भगाओ।
और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।